हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल एपेक्स के क्लासेस आगरा। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और हमारे टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स प्लेस। और यहाँ से एग्जाम में आपका 1 नंबर का प्रश्न आना तय है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? हमें करेक्ट नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी ह्यूमन बिहेवियर की सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हम ह्यूमन के पास ही लैंग्वेज होती है। और याद रखना यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट पहला दिया है ये ग्लीजन की डेफिनेशन है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो अगर आपसे पूछा है स्टेटमेंट किसका है तो आंसर विल बी ग्लीजन। लेट्स गो टू द सेकंड स्टेटमेंट। लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि लैंग्वेज के अंतर्गत हम अपने थॉट्स को यूनाइट करते ही करते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 650 के अप्रोक्स लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? 650 के अप्रोक्स लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स बोली जाती हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो है और जहाँ पर आपकी डाइवर्सिटी होती है ये आपको याद रखना है वहाँ पर चैलेंजेस जरूर होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और फोर्थ में कहा गया है इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर आपके चैलेंजेस होंगे और जहाँ पर आपके चैलेंजेस होंगे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जरूर होंगी। यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट मीन्स हमारे ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। This charter authorized the Governors General in Council to spend a sum of not less than 1 lakh of rupees each year on the revival and improvement of literature for the introduction and promotion of knowledge of science of the Western world among the British territories in India. This charter was, तो यहाँ पर इसके लिए आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रमोशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसके बीच 1813 के चार्टर से बो दिए गए थे। 1813 के चार्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो कम से कम 1 लाख रुपीस ईच ईयर इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश साइंस और इंग्लिश टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करेगी ही करेगी। और इसमें आंसर आपको मिल गया होगा, इट इज़ द 1813 चार्टर। लेकिन इसमें आपको एक और बात याद रखनी है। 1835 में इंग्लिश टीचिंग को इंडिया के स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आपकी फर्स्ट डिबेट हुई थी और इसमें लॉर्ड मैकाले ने इसका जोरदार समर्थन किया था और तभी से इंग्लिश लैंग्वेज हमारे यहाँ पढ़ाना स्टार्ट हुआ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1965, the Parliament Act declared that English would continue to be used as an। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो 1950 में लैंग्वेज जो डिक्लेयर हुई थी वो इंडिया में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। और जो पार्लियामेंट एक्ट आपका 1965 का आया था इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन डिक्लेयर किया गया। तो ये हमें याद रखना है, इस समय इंडिया में इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज है यूनियन की, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Preeti Thakur, English teacher of class 4th, always tries that her learners should pronounce the word correctly. They should spell the word correctly and have correct intonation. Which aspect of language development she tries to develop in her learners? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो चारों स्किल्स में से किसकी बात कर रही है। LSRW में से किसकी बात हो रही है इसमें? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में से। तो यहाँ पर उसने क्या सिखाया है? उसने बताया किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट कैसे करना है। तो इसका मतलब स्पीकिंग की बात हो रही है और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में स्पीकिंग मौजूद नहीं है क्योंकि उसने एस्पेक्ट पूछा है लैंग्वेज का। देखिए आपकी जितनी भी लैंग्वेज स्किल्स हैं इन सभी का एक एस्पेक्ट होता है। अब ये आप देखिए किसका कौन सा एस्पेक्ट है। तो जो सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड टू लिसनिंग। जहाँ पर बात सिमेंटिक की होती है वहाँ पर लिसनिंग की बात हो रही होती है। जहाँ पर फोनेटिक की बात होती है वहाँ पर स्पीकिंग की बात करते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए
सिमेंटिक एस्पेक्ट तो वो आपका लिसनिंग है, और अगर आपसे फोनेटिक एस्पेक्ट पूछा जाए तो स्पीकिंग है। और फोनेटिकम ग्राफिक एस्पेक्ट का मतलब होता है आपका रीडिंग से, और जो आपका ग्राफिक एस्पेक्ट है इसका अर्थ होता है राइटिंग से। तो ये आपके लैंग्वेज के चारों एस्पेक्ट हैं। अब यहां पर स्पीकिंग की बात हुई है तो आंसर कौन सा होगा? फोनेटिक एस्पेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंग्वेज कंपोनेंट्स? इनमें से लैंग्वेज कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो देखिए लैंग्वेज में आपके तीन ही कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है साउंड, क्योंकि लैंग्वेज आपकी ओरल मोड पे चलती है, आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं या फिर आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकंड वन, आप साउंड में क्या यूज करते हैं? वोकेबलरी, शब्द। तो यहां पर वोकेबलरी आपका सेकंड कंपोनेंट है लैंग्वेज का। और इसका थर्ड कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आप ग्रामर भी कह सकते हैं। तो आपके तीन लैंग्वेज कंपोनेंट हैं, साउंड, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर। तो यहां पर पूछा गया है लैंग्वेज के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो यहां पर साउंड है, वोकेबलरी है, स्ट्रक्चर भी है। साउंड को आप प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं और स्ट्रक्चर को आप ग्रामर कह सकते हैं। तो आंसर आपका हो गया थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? इंडिया में इंग्लिश की कौन सी पोजीशन नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है लिंक लैंग्वेज। तो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको लिंक किया जाता है इंग्लिश के द्वारा, खास तौर पे उनको जिनकी की मदर टंग हिंदी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। लिंक लैंग्वेज तो है, और उसमें बाद कौन सी नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब एसोसिएट लैंग्वेज, ये मैंने आपको बताया था, जो एसोसिएट लैंग्वेज वर्ड है ये आपका 1965 के पार्लियामेंट एक्ट में डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंग्लिश अब आपकी एसोसिएट लैंग्वेज है। अब बात करते हैं ग्लोबल लैंग्वेज की। तो ग्लोबल लैंग्वेज भी इंडिया में है, और ग्लोबल लैंग्वेज आपका माना है एनसीएफ 2005 ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज को या तो सेकेंड लैंग्वेज माना गया है या फिर ग्लोबल लैंग्वेज माना गया है। तो यहाँ पर आपको ये और बात याद रखनी है, यदि सेकेंड लैंग्वेज ऑप्शन में है तो आंसर वही होगा, और वो अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर ग्लोबल लैंग्वेज होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हुआ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज है तो इस समय हम उसे फॉरेन लैंग्वेज नहीं कह सकते। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स? इसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1813 के चार्टर से इसके लिए प्रयास शुरू हो गए थे। 1813 के चार्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो कम से कम 1,00,000 रुपये पर ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। और 1835 में आपकी फर्स्ट डिबेट हुई थी लैंग्वेज टीचिंग के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपके लॉर्ड मैकाले ने जोरदार समर्थन किया था, और उसी के प्रयासों से इंग्लिश टीचिंग को इंडिया में प्रमोट किया गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कंसोनेंट्स? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कंसोनेंट्स हैं? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है, 21 कंसोनेंट्स हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में कंसोनेंट्स पूछे जाएँ तो 21 हैं, अगर वाउल्स पूछे जाएँ तो 5 हैं, और टोटल लेटर्स पूछे जाएँ तो 26 हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए और आपसे पूछा जाए इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कंसोनेंट साउंड्स हैं, यहाँ पर कंसोनेंट नहीं पूछे हैं, कंसोनेंट साउंड्स पूछे हैं, तो आंसर विल बी 24। और यदि आपसे पूछा जाए कितने वाउल साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल वाउल साउंड्स हैं 20। कितने हैं? 20, यानी 24 कंसोनेंट साउंड्स हैं और 20 वाउल साउंड्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए टोटल साउंड्स कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, टोटल साउंड्स कितने हैं, तो आंसर विल बी 44। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज? लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो देखिए सिंटैक्स का अर्थ होता है करेक्ट पैटर्न से, यानी लैंग्वेज में जो करेक्ट पैटर्न हम देखते हैं वो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। सिमेंटिक्स का अर्थ होता है लैंग्वेज में किसी वर्ड के मीनिंग की जो स्टडी आती है वो आपके सिमेंटिक्स के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है। और मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी किसके अंतर्गत आती है? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। और लिंग्विस्टिक्स का अर्थ होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिंटैक्स करेक्ट पैटर्न को दर्शाता है, सिमेंटिक्स मीनिंग को, मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर को और लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेजेस को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सिमेंटिक्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर, लैंग्वेज के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया लैंग्वेज के तीन कंपोनेंट होते हैं, साउंड, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगर हम देखें सिचुएशन नाम का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है, और वोकेबलरी तो एक ही है इसलिए वो भी गलत है। तो ग्रामर एंड वोकेबलरी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सेंटेंस पैटर्न पे बेस्ड होता है जो कि आपको ग्रामर में मिलती हैं। तो मैंने बताया था स्ट्रक्चर को हम ग्रामर भी कह सकते हैं, जिस तरह से आप साउंड को प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, इनमें से लैंग्वेज कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो लैंग्वेज कंपोनेंट आपके तीन होते हैं, साउंड, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर। साउंड, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर, या फिर आप ग्रामर भी कह सकते हैं। तो अब इनके अलावा जो हमारा ऑप्शन है वो आंसर है, क्योंकि उसने पूछा नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, तो आंसर विल बी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आपका लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज अ और एन, इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? तो कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा संबंध पार्लियामेंट से होता है। तो आपको पता है 1965 के पार्लियामेंट एक्ट में इंग्लिश को कैसी लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था? एसोसिएट ऑफिस लैंग्वेज। देन द आंसर इज डी, एसोसिएट ऑफिस लैंग्वेज। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटस के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहां पर आप देखिए हेरिटेज, क्या विश्व की हेरिटेज लैंग्वेज इंग्लिश है? नो, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हेरिटेज लैंग्वेज विश्व की ये नहीं है, क्योंकि विश्व में काफ़ी देश हैं जिनकी किसी की मदर टंग कोई और है, किसी की कोई और है, तो ये हेरिटेज नहीं हो सकती। नेटिव लैंग्वेज ये कुछ स्टेट्स की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नेटिव लैंग्वेज नहीं है विश्व में। और ये फॉरेन लैंग्वेज भी है कई स्टेट्स में जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और ये सेकंड लैंग्वेज भी है जहाँ पर कि आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, लेकिन हेरिटेज लैंग्वेज ये नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज अ, एनसीएफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज भी है एंड ग्लोबल लैंग्वेज भी है। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन मौजूद है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर सेकंड लैंग्वेज होगा, ग्लोबल लैंग्वेज आपका आंसर तब होगा जबकि आपका सेकंड ऑप्शन मौजूद ना हो। तो एनसीएफ ने आपका ग्लोबल लैंग्वेज भी माना है, सेकंड लैंग्वेज भी माना है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका सेकंड लैंग्वेज होगा, क्योंकि फर्स्टली उसने सेकंड वर्ड को यूज किया है, लेटर उसने इसे ग्लोबल लैंग्वेज कंसीडर किया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इन इंडिया इज अ, अब देखो यहां पर फिर से एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो यहां पर अब आपका आंसर सेकंड लैंग्वेज मौजूद नहीं है। अब सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आंसर क्या होगा? ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि एनसीएफ के अकॉर्डिंग या तो इसका ग्लोबल लैंग्वेज आंसर है या सेकंड लैंग्वेज आंसर है। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यहां से आमतौर पे आपका 1 नंबर का प्रश्न आना पूरी तरह से निश्चित है। मैं अगले वीडियो में फिर से आपके लिए किसी अदर टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप में से कोई न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता रहे। थैंक यू।